नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आपके सामने उत्तराखंड के जो फॉरेस्टर का जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग, उसी के अनुसार जो हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इस चैप्टर को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। कल हमने पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ को समझने की कोशिश करी कि आखिर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, उस चीज को हमने कल देखा। तो कल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझने की कोशिश की। आज हम समझेंगे कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन अल्कोहल का विलयन होता है। वात युक्त पेय और में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। वात युक्त जो आपकी जो शीतल पेय होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कोको कोला, पेप्सी वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो दोनों ही क्या है? सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? व्याख्या देखते हैं। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। इस विलयन का उपयोग किसमें? रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। रोगाणुरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कटे पर भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसका? टिंचर आयोडीन। किसका होता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। सीधे प्रश्न बनता है टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन अल्कोहल का विलयन, आयोडीन बेंजीन का विलयन, या आयोडीन कोई कई सारी चीजें दे सकता है। ठीक है, अल्कोहल के अलावा कई सारे जो है लिक्विड दे सकता है। इसका विलयन है आयोडीन जल का विलयन। तो टिंचर आयोडीन बेसिकली क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? संक्रमण के से बचाव के लिए, चोट या कटे फटे पर, या रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जब जो वात युक्त पेय होते हैं, जैसे सोडा हो गया, जल, कोको कोला इत्यादि जो लिक्विड विलयन होते हैं, इनमें क्या है? गैस के रूप में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। क्लियर है? इनमें क्या होती है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड की जो है इनमें घुली होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जानते हैं कि विलयन के जो फॉर्म है उन सब के बारे में कोलाइडी विलयन होता है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विलय विलयन समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यह विलयन टिंडन प्रभाव दर्शाता है। दूध पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अब इनमें से कौन सा से कथन जो है सही है? केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, 4, कौन सा जो है पूर्ण रूप से सही होगा? तो जब हम इन चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो कोलाइडी विलयन होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण नहीं होता, इसलिए ये पहला क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, कोलाइड कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है, फैला देते हैं। टिंडन प्रभाव दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। और मिश्रण क्या होता है? दूध और पानी का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। कहां पर है? ये बी पर 2 और 3 और 4 है। क्लियर है? ये 2, 3 और 4। अब देखते हैं ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, मिश्रण किस प्रकार से बनता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन। ठीक है, जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन से भिन्न है।
विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये विलयन की बात हो रही है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है, कोई निलंबन से भिन्न होता है। ठीक है, ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जो निलंबन होता है क्या है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं? अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, किसके? जो निलंबन का जो कण होते हैं। ठीक है, लेकिन निलंबन जो है प्रकाश को फैलाने में सक्षम है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, जिससे जो है प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकाश के कण दिखाई देता है। कोलाइड अथवा कोलाइडल विलयन के कण, कोलाइड अथवा कोलाइडल विलयन का जो कण होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का जो आकार होता है छोटा होने के कारण यह विलयन क्या समांगी सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह जो विलयन होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। अतः जो ये कथन एक है वो क्या है? गलत है, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन को क्या कह रहा है? कोलाइडी विलयन को कह रहा है कि ये क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। देखने में समांगी लगेगा, लेकिन होता क्या है? विषमांगी मिश्रण है। चाहे दूध और पानी का मिश्रण भी हो तब भी क्या होगा? वो विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि वो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, कोलाइड कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, जो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। दूध और पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, जो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए जो कथन 4 है वो क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जब कमरे में आप देखते होंगे कि छोटे छिद्र से क्या आती है? प्रकाश की किरण आती है, तो कमरे में जो धूल और कार्बन के जो कण होते हैं वो प्रकाश को क्या देते हैं? फैला देते हैं, जिससे किरण का जो मार्ग है वो साफ साफ दिखाई देता है। इस घटना को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बेसिक सी बात है, इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, यह घटना क्या है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देखते हैं। जब घने जंगलों के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के जो कोहरे में उपस्थित जो छोटे छोटे जो जल के कण कोलाइड कणों के समान जो है व्यवहार करते हैं, वो भी क्या है? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स के उदाहरण है? अब देखिए, ये यहाँ पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ठीक है, कोलाइड्स के उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, क्या ये कोलाइड का उदाहरण है? शेविंग क्रीम, पनीर और बादल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कोलाइड का उदाहरण है, शेविंग क्रीम भी कोलाइड का उदाहरण है, पनीर भी कोलाइड का उदाहरण है, बादल भी कोलाइड का उदाहरण है। एक और दो दोनों नहीं, ये क्या होंगे? सारे होंगे। ये जो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 ये क्या है? सारे कोलाइड के उदाहरण है। क्लियर है? अब कोलाइड को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर कौन कौन से कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, देखिए कोलाइड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया। स्वचालित वाहनों से जो निकलने वाला जो धुआं होता है वो सब क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसोल। एरोसोल टाइप का क्या है? कोलाइड्स है। ठीक है, शेविंग क्रीम हो गई, फोम हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, प्यूमिश हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? फोम टाइप के कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोम टाइप के कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, फोम टाइप के क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। क्लियर है? क्या कहलाते हैं? फोम टाइप के कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूध और फेस क्रीम, इसको क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन।
तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि दूध किस प्रकार का कोलाइड है, तो दूध किस प्रकार का कोलाइड है, इमल्सन प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया मिल्क जिसको कहते हैं, ठीक है, कीचड़, ये क्या है, सोल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, सोल के उदाहरण। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, सोल के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, सोल के उदाहरण। ठीक है, और जेली, पनीर और मक्खन, ये किसके, जेल के उदाहरण है। ठीक है, जेली, पनीर और मक्खन। रंगीन रत्न हो गया और दूधिया कांच, ये किसके हैं, ठोस सोल के उदाहरण है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि जो कोलाइडिक विलेन के जो टाइप्स हैं या कोलाइड्स के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को आप समझ पाए होंगे। एरोसोल में क्या क्या आ गए, कोहरा आ गया, बादल आ गया, कुहासा आ गया, धुआं आ गया, स्वचालित वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो आ गया। फोम में शेविंग क्रीम, फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस वगैरह वगैरह आ गया। इमल्सन में दूध, फेस क्रीम। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ के इसमें सोल में आ गया। जेली, पनीर, मक्खन जेल में आता है। ठीक है, रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया कांच, ये किस में आते हैं, ठोस सोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच। ठीक है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन से भीगे कपड़ों को सुखाना। उपरोक्त प्रक्रियाएं अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है। कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है। तो ये सारी विधियां ही अपकेंद्रण विधि से होती हैं, चाहे प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच हो, चाहे डेयरी या घर में जो है क्रीम, जो डेयरी जो मतलब दूध होता है उससे क्रीम, मक्खन अलग निकालना। ठीक है, और कपड़े धोने की मशीन से जो है भीगे कपड़ों को सुखाना, ये सब कहीं ना कहीं अपकेंद्रण का उदाहरण है। और अपकेंद्रण इन तीनों में पाया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट में क्या अपकेंद्रण पाया जाता है। अपकेंद्रण क्या होता है अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपकेंद्रण की विधि से माध्यम से क्या क्या संपन्न होता है। अपकेंद्रण विधि से वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से दूध से क्रीम को जो है पृथक किया जाता है। दूध को मथ करके जो है, मथनी जो मट्ठा जब लगाई जाती है तो उससे क्या हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन हल्के कण क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी, कौन सी जो है क्या है, क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं विलयनों को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, एक क्या है, एक रासायनिक विधि या फिर कुछ विधियां होती हैं, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, जिससे क्या है, जो विलयन बना हुआ होता है उससे जो है पदार्थों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, तो वही क्रोमेटोग्राफी भी एक प्रकार की एक विधि है। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या किया जाता है, डाई से रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। अब किस किस में जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग किया जाता है वो डाई से रंगों को पृथक करने में किया जाता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में किया जाता है, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, धातु शोधन के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल ए, केवल 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं आखिर एक क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। ठीक है, उपरोक्त प्रक्रिया में ए बी 1, 2, 3 क्या है, क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने की क्या है, विधि है। ठीक है, इस विधि में रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो प्रक्रिया 4 है, जो 4th स्टेटमेंट हमारे पास है, वो क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान जो लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप, ठीक है, पृथक्करण कीप की विधि लाई जाती है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस
में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है धातु शोधन किया जाता है। ठीक है, 11th क्लास में धातु शोधन स्पेशल एक चैप्टर है, वहां पर धातु वात्या भट्टी वगैरह वगैरह वहां पर आप देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है? अब देखिए, इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी विधि को देखा, अब क्या देख रहे हैं हम? अब देख रहे हैं हम क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि क्या होती है? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। ठीक है, किसका? क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो बी आंसर है, केवल 1 और 3। क्या है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टलीकरण के विधि के उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि में क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध पदार्थों, शुद्ध ठोस के जो विलयन से किया जाता है, पृथक किया जाता है। प्रक्रिया 1 और 3 क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग है, जबकि जो प्रक्रिया 2 वो क्या है? ऊर्ध्वपातन का अनुप्रयोग, जिसमें क्या है? जिसमें आपने कपूर को देखा होगा ना, नमक से कपूर को पृथक करना, तो ये क्या है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और जो प्रक्रिया 4 है ये क्या है? प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग है। इस विधि का प्रयोग करके जो वायु से गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का क्या किया जाता है? पृथक्करण किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। क्लियर है? आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होता है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो है आपको देखते हैं। इसके साथ ही आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, उससे इन प्रश्नों को मैच करोगे, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही बने रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।